बहुत शुक्रिया जी, आप सबको आज हमने दावत दी है। अभी हमने आपको दिखाया है, हम पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उस पे आज हमने ये वाइट पेपर जो शाया किया था उसको रिलीज़ कर रहे हैं सर ऑफिशियली। और इसके बाद हम इस पे मुख्तलिफ़ सूबों में जाएंगे। आज इस्लामाबाद है, फिर लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, जहाँ जहाँ पे पीआईए के ऑपरेशंस हैं वहाँ पे जाएंगे। अब इसमें यूँ तो एक पूरा एक तफसील है जो हमने आपको दे दी है ये सारी। इसको आप हर सफ़े में पढ़ें। आखिर पे जाकर हमने एक एग्जेक्टिव समरी दी है, इसकी पॉलिसी ब्रीफ भी दिया है, एग्जेक्टिव समरी भी है, उसको ज़रा देखें। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कोई 4-5 पोर्शंस बनते हैं इसके। पहली बात, हम आज ये साबित करेंगे कि, और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ये साबित करेंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितनी बड़ी लूटमार हुई है। सबसे पहली बात, हमें कोई भी चीज़ देखनी है कि वो आईनी और कानूनी है कि नहीं है। इसके लिए जो बुनियादी शर्त थी वो सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मंजूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। हम बार बार हुकूमत से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मुश्तरका मुफादात काउंसिल से मंजूरी ली है, तो वो सिर्फ जवाब मुबहम दे रहे हैं कि इन फील्ड है। मैं उस दिन स्टैंडिंग कमेटी में गया हूँ सेनेट की प्राइवेटाइजेशन पे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर की है तो किधर है। 2008 से तो मुझे पता है, जब से पीपल्स पार्टी उधर है वहाँ, तब से तो नहीं ली गई। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा आईनी गैर आईनी इकदाम है। दूसरी बात, जो भी इदारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है उसमें अगर आपने कोई तब्दीली करनी है, कोई उसको तहरीफ करनी है, सेल करना है, जो कुछ भी करना है, तो आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। तो मैंने पूछा कि कोई पार्लियामेंट की मंजूरी है आपके पास, ली है आपने? नहीं ली। फिर उसके बाद आप अगर बाकी इसमें पूरी तफसील है कि मसलन 2016 का एक्ट था, उससे पहले 56 का एक्ट था, 56 का एक्ट था जिसके तहत ये पीआईए बनी थी। फिर 2016 में कुछ अमेंडमेंट्स आई, 2023 में दोबारा कुछ 4 अमेंडमेंट्स इन्होंने पेश की, जिसमें से 2 को सेनेट ने अप्रूव किया, 2 को डिसअप्रूव कर दिया। अगर वो 2 अप्रूव कर देती तो शायद इनको ये पार्लियामेंट्री इख्तियार मिल जाता कि ये सेल कर सकते। अब सेनेट ने ये नहीं किया। उसके बाद 30 जून 2025 को, जो 2023 के अंदर इन्होंने टाइम आगे लिया था 23 के बाद का, वो भी 2025 के बाद गुजर चुका है 30 जून को, और उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो कि फिर एक गैर कानूनी और गैर आईनी। इसका मतलब ये है कि 2016 के एक्ट की जो आपने टाइम लिया 2023 में दोबारा पेश करके कि हम ये 30 जून 2025 तक इसको करेंगे या कर सकते हैं या जो भी करना है वो एक्ट, और इसका जो मैं इसका मतलब निकाल रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपका तो 2016 वाला एक्ट भी नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि उसकी तो इजाज़त आपको वहाँ तक थी। फिर ज़रा आगे आते हैं, सेल क्या किया इन्होंने? एयरक्राफ्ट सेल किए। कितने एयरक्राफ्ट हैं? 34 इस वक्त एयरक्राफ्ट, जहाज़ हैं। अब 34 जहाज़ों की जब इनसे कीमत पूछते हैं तो नहीं बता रहे। ये प्राइवेट छोटे छोटे जहाज़ आप 10-10 अरब के ले रहे हैं, तो जो 34 जहाज हैं पीआईए के, उनकी कोई कीमत होगी ना, बताएं तो सही ना लोगों को। ये इश्तिहार है, इसके अंदर कोई तफसील नहीं है, ये इश्तिहार है। चाहिए तो ये था ना, आप जो कुछ बेच रहे हैं उसके अंदर ये तफसील आप सारी देते कि ये चीज़ें हम बेच रहे हैं, नहीं बता रहे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अगर चलो उनके प्राइवेट जहाज़ की कीमत ही लगा देते हैं, 10 अरब ही लगा देते हैं, तो 34 जहाज कितने के हो गए? आगे चले जरा, स्लॉट्स हैं इसके अंदर, आप जाएंगे तो देखेंगे पेज नंबर
आपके सामने आ जाएगा। इसमें से आप अभी आप फौरी तौर पर एक ये पॉलिसी ब्रीफ है, इसको निकाल लें, आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि स्लॉट्स हैं, कितनी स्लॉट्स हैं टोटल? हमारे पास 72 इंटरनेशनल रूट्स हैं, 200 से ऊपर स्लॉट्स हैं। एक स्लॉट इन्होंने दी थी कतर एयरवेज को, पर वीक 270 फ्लाइट्स आ जा सकती हीथ्रो की एक साल के लिए। और उसमें कुछ लोग दोस्त ज़्यादा बताते हैं, मैं लोएस्ट पे आता हूँ, $38 मिलियन एक साल का। जरा एक रूट जो दिया, और 72 इंटरनेशनल रूट्स हैं, उनको जरा मुलाजा फरमा लें। फिर प्रॉपर्टीज हैं, 11 प्रॉपर्टीज दे दी। या आपका इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया में जो है ये भी दे दिया, और इसकी कीमत कह रहे हैं 2 अरब रुपये। पेशावर में माल रोड के ऊपर, बहुत सारे दोस्त आपके पेशावर में होंगे, वहां पे कोई जायदाद बिकती नहीं है। 21 कनाल वहां पे, 21 कनाल टोटल, 21 कनाल जगह है जो कि 420 मरले बनती है। वहां पे एक दो, पहले तो अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल है तो कम से कम 50 करोड़, 5 करोड़ की एक मरला है, यानी 20 अरब से ज्यादा एक प्रॉपर्टी है। और ये कितने की बेच रहे हैं? 10 अरब की। जहाज 34 कितने के? 10 अरब के। अब फिर आप जरा इस पे एक और मुलाजा फरमाएं जरा। ये इन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया है। ये रूटेबल्स और जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, यानी जो स्पेयर पार्ट्स पड़े, इनकी अपनी तफसील के मुताबिक 22 अरब के हैं। अभी हम नहीं कह रहे, हमारे मुताबिक तो बहुत ज़्यादा है, ये 22 अरब के हैं। 22 अरब से ये खुद मान रहे हैं। बेस कितने की दी है? 10 अरब की। क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो 135 अरब की बेची है। भी आपने बोली तो 135 अरब की। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप 10 अरब गवर्नमेंट को दे दें, उसमें भी हम आते हैं, 10 अरब गवर्नमेंट पे को दे दें, बाकी 125 अरब आप इसके ऊपर लगाकर रख लें, खुद रख लें, घर रख लें। ये तो मैं मिसाल देता हूँ कि ऐसे ही है, मैं एक मकान भेजूँ 135 करोड़, यानी 1 करोड़ 35 लाख का, या 135 करोड़ का, तो उसमें मैं कहूँ कि 10 लाख मुझे दे दे, बाकी आप घर के मकान को आप ठीक करा के, रिपेयर करा के आप रख लें। और उसमें भी जो 83 अरब रुपया था, जो इन्होंने 31 मार्च तक देना था, कल के अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, या आज के अखबारात में, वो अभी तक नहीं दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज हैं, वैसे इंडिया में कोई आपकी कोई एयरलाइन चल रही, नहीं चल रही, वो भी बेचती। हॉलैंड में चल रही, नहीं चल रही, वो भी बेचती। न्यूयॉर्क आपकी फ्लाइट जा रही, नहीं जा रही, वो भी दे दी है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा जो अहम इशू है वो है पूरा प्रोसेस नाजकारी का। मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर किया, उसने एवेल्युएशन करनी थी हर चीज की। सुनने में आ रहा है, हमें तो नहीं ये बता रहे कि 6 अरब रुपया तो उस पर ही चला गया। अब लीगल एडवाइजर मुकर्रर हुआ है, वो कितने अरब रुपया ले गया उसका भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि जो कि 10 अरब रुपया इनको मिला है ना, वो जो ये एडवाइजर और इधर उधर का जो तमाशा है सारा, जो इश्तिहारात अखबारों में दिए सारा, वो उस पर चला जाएगा। फिर पूरा अमल गैर शफाफ है। इसको कहते हैं कंसोर्शियम है, जिसको आरफ हबीब साहब जो हैं वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उसमें सिटी स्कूल है और पता नहीं कौन कौन है। उसमें एक बिडर भी शामिल कर रही है, एफएफसी है। एक बिडर भी जो मुकाबले में बिड दे रहा था उसको भी शामिल कर लिया। भाई ये कंसोर्शियम नहीं है, ये तो कार्टलाइजेशन है। कंसोर्शियम तो और बात है, कार्टलाइजेशन ये है कि आपने किसी को टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दिया। इनकी ये गए थे बिडिंग में, पीआईए के एम्प्लॉइज गए थे, उसको टेक्निकल ग्राउंड पे आपने आउट कर दिया। एयर ब्लू को टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दिया, किसी और तीसरी को भी एक टेक्निकल, बाकी जो बचे थे वो सारे इकट्ठे कर दिए। तो ये कार्टलाइजेशन है।
और उस कार्टलाइजेशन पे मैं बाद में आता हूं कि अब जहां पे 83 अरब की नहीं हुई, अब अगर जरा आगे आए 10 अरब की बेची। इसका जरा एक पेज जरा खोलें, हम आपको दिखाते हैं। हम नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे हैं। अब ये जरा हमने ये प्रॉपर्टीज की तफसील है हमने दी है सारी, और इसी तरह से आप जरा इधर इधर मुलाहिजा फरमाएं इसका। ये इंपॉर्टेंट चीज, अब इन्होंने क्या किया कि 23 के अंदर 2 कंपनियां बना दी, एक विद होल्डिंग कंपनी बना दी, एक PIACL बना दी। अब जो PIACL है विद होल्डिंग पे हम अभी बाद में बात करें कि प्रॉपर्टीज जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो विद होल्डिंग में चली गई, और उसमें से 11 प्रॉपर्टीज इनको दे दी PIACL को। अब ये 23 में कर रहे हैं, उसके बाद 24 आता है सिर्फ 12 जहाजों के साथ। अब 18 है ऑपरेशनल, बाकी भी ठीक होके आ जाएंगे। 12 जहाजों के साथ ये CO के दस्तखत हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के, ये डायरेक्टर के हैं, और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के दस्तखत से। SCCP में आपने हर साल एक रिपोर्ट जमा करवानी होती है, ये रिपोर्ट जमा करवाई। इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि 26 अरब रुपया मुनाफा है जी 24 के अंदर, जब आपने एसेट्स लाइबिलिटीज को, जो कर्जे थे या बाकी चीज़ें थी उनको, और एसेट्स को अलहदा कर दिया, PIACL को अलहदा कर दिया, तो उसके बाद 26 अरब रुपया साल का मुनाफा कमाने वाली कंपनी को आपने 10 अरब में बेच दिया। और ये अप्रैल के अंदर रिपोर्ट पिछले साल जमा हुई है, ये अप्रैल सारा गुजर गया, 25 की रिपोर्ट ही नहीं जमा करा रहे। तो ये सारे का सारा अमल जो है ये गैर शफाफ है। बाकी इसमें ये कल सुना है कि और भी कमाल कर दिया, जो बाकी 25% शेयर थे वो भी बेच दिए। भाई 25% शेयर जो बाकी के हैं उसके तो आप मालिक ही नहीं। 12% के ये पीपल्स पार्टी ने बिसॉस के तहत, बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत 12% शेयर फ्री दिए थे वर्कर्स को, वो भी आपने बेच दिए। पब्लिक के शेयर थे, पब्लिक का एक नुमाइंदा बैठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें कोई कह रहा है 7%, मेरे पास जो है वो 11%। तो 11% तो पब्लिक के हैं, वो कैसे गवर्नमेंट बेच सकती? और फिर एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि अगर कहीं कभी PIA पे बुरा वक्त आ जाए तो आपने 2 काम करने। क्या काम करने? पहला, आपने शेयर्स पब्लिक कर देने, वहां से आपने पैसे बना लेने। मतलब PIA का मसला क्या है, उसके पास रूट्स मौजूद हैं। अभी एक इंग्लैंड का, चूंकि इसमें 2 जगह पे दो पॉलिसियों ने तबाही की है PIA की। ये इन वर्कर्स ने या वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने जो किया है वो हमें बताएंगे। इन वर्कर्स का उसमें कोई हिस्सा नहीं, ना तो ये मैनेजमेंट में बैठते हैं। हालांकि हमने कहा था कि 12% के बाद वर्कर्स का एक नुमाइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, वहां की ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बैठाया। 2 चीज़ों ने तबाह की। एक, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ओपन स्काई पॉलिसी दी थी, आपने 3 बड़े एयरपोर्ट सारी एयरलाइंस को दे दिए, वह यहाँ से ट्रैफिक उठाकर लेकर जाते हैं। आपको ट्रैफिक उठाने देते हैं? आपका कोई जहाज़ जाए यहाँ पे दुबई में, वहाँ से ट्रैफिक लेकर लंदन जाए, नहीं जाने देंगे आपको हीथ्रो से नहीं उठाने देंगे। कोई साइड एयरपोर्ट देते हैं आपको। उसकी वो बुनियाद थी। और फिर उसके बाद ये जो PTI के दौर में एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि लाइसेंस जाली है, आपके सारे रूट्स बंद हो गए। अभी सिर्फ कोई एक स्लॉट खुली है, कौन सी खुली है? लंदन खुली या मैनचेस्टर खुली है, लंदन खुली, UK। एक दिन के अंदर 3 महीने की बुकिंग होगी है PIA की, एक दिन के अंदर। एडवांस पैसे ले लिए, बुक कर लिया आपने। और अगर आप खोलें तो हर जगह पे इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो कितनी तादाद में मौजूद है। हर कोई 6 घंटे के अंदर हर कोई डायरेक्ट आना चाहता है यहाँ। और फिर उस पर अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो
पीआईए इस वक्त 26 अरब रुपया प्रॉफिट दे रही है, जब सिर्फ 12 जहाज थे, हाज ऑपरेशन इसके अलावा। उसके बाद अगर 26 अरब रुपया एक साल का प्रॉफिट है, यूरोप नहीं खुला था, सारी दुनिया नहीं खुली थी, वो भी खुल गई, जहाज भी 18 हो गए, 34 बाकी भी बन सकते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए। 7 हैंकर्स हैं जो दे दिए हैं। उस दिन हमने पूछा हैंकर्स को कोई वैल्यूएशन किया है? नहीं जी, कोई उसकी तो जरूरत ही नहीं, वो तो जमीन सीआईए की है। भाई ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है, मसलन ये आपको अगर गवर्नमेंट ने जमीन दी है, स्ट्रक्चर तो ऊपर बना है, उसकी तो कोई वैल्यू होगी। आपका सिर्फ एक सफानी हैंगर जो है, जो दुनिया के तमाम बड़े जहाज़ों की मरम्मत करने के लिए काफ़ी है, उसकी क्या कीमत है? इतने की तो अकेले उसकी कीमत होगी 10 अरब की। फिर आपके जो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट होता है, जब आप जहाज़ में बैठते हैं, एक गाड़ी खींचती है, आप पेट्रोल डालने वाली आ जाती है, एयर कंडीशन देती है, मैंने पूछा कि उनकी वैल्यूएशन किधर है? नहीं जी, वो तो ऑब्सोलीट हो गए, वो तो मतरूक हो गए। मैंने पूछा अगर मतरूक हो गए हैं तो इस वक्त पीआईए के जहाज़ों को कौन चला रहा है? वही चला रही हैं जी, मतरूक कैसे हो? 400 गाड़ियां हैं इस वक्त पीआईए के पास, ऑफिस फर्नीचर सारा कुछ इसके अलावा। क्या ये पीआईए का प्लाजा 2 अरब का है? और उसके बाद जरा अगर आप देखें, जो पीआईए को खरीदने आए वो विद क्लीन हैंड्स नहीं आए। हसन, मैं कभी नहीं जिंदगी में मिला, ना कोई ख्वाहिश है मिलने की आरिफ हबीब साहब से। इस मुल्क में जो भी शेडी प्राइवेटाइजेशन होगी उसमें आरिफ हबीब साहब भी होंगे। पीको की जरा निकाल के देखें ना, 2006 में एहसन इकबाल साहब जो उस वक्त के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने पीको के ऊपर एक वाइट पेपर शाया किया था, जो आज हम पीआईए पे कर रहे हैं। ये नून लीग के मिनिस्टर इस वक्त प्लानिंग जो है, जनरल सेक्रेटरी जो है, उस वक्त पीआईए नून लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया था। आप भी जाकर देखें, निकालें उसको, 2006 का। मैं डेट अब मुझे 20 अगस्त है या कोई अगस्त की डेट है कोई, उसमें भी इन्होंने वहां से उसके शेयर्स खरीद लिए शेयर मार्केट में, तो कहा कि ये मेरे पास शेयर ज्यादा हो गया, मैं इस पे कब्जा करूंगा। उसके बाद स्टील मिल का तो आपको सबको याद है ना, वो भी 2006 के अंदर। और उसका जो केस है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें ओमिशन और कमीशन की बात की है कि ये क्लीन हैंड नहीं आए, इन्होंने बताया नहीं कि इनके ऊपर केसेस थे। और वो अभी जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होती वो रिवीजन, उस वक्त तक आरिफ हबीब साहब किसी प्रोसेस, बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। जावेदा सीमेंट कराची में, उस जावेदा सीमेंट की कोई 1200-1300 एकड़ जमीन थी, वो प्राइवेटाइजेशन में लिया, उसको बंद किया जावेदा सीमेंट को, वहां पे न्यू नाजमाबाद बना दिया, और उसमें वो उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया जो लीज पे दी थी, जहां से पत्थर निकालना था, वो भी कब्जा कर लिया और अदालतों का सहारा ले लिया। अभी 2025 के अंदर हमने इसमें डेट भी दी है, केस भी बताया है, 1.5 अरब रुपया जुर्माना हुआ है। कंपटीशन कमीशन ने किया है कि इन्होंने कार्टेलाइजेशन की, ये भी इसमें तफसील मौजूद। और फिर उसी को पीआईए आप दे रहे हैं, और दे भी ऐसे रहे हैं, हमें नहीं समझ आई कि आपने ये कैसे, ना कोई जहाज़ों की कीमत का, ना एयरक्राफ्ट, ना प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, ऐसे निछावर कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। इससे फिर सवाल पैदा होता है कि आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम सवाल करते हैं गवर्नमेंट से कि बताएं कि इसके पीछे क्या। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, हाउस की एक स्पेशल कमेटी की डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल कमेटी हाउस की बनाई जाए, वहां पे आरिफ हबीब को भी बुलाया जाए, प्राइवेटाइजेशन वालों को बुलाया जाए, हमें भी बुलाया जाए। हमने ये हकायक सारी कौम के सामने रख दिए। कोई इदारा प्रॉफिट पे नहीं है। मैंने कहा कि उस पर जब बात कर रहा था
बीच में मैंने अधूरी रहकर फिर मैंने शेयर्स पे चला गया। दो काम आप करेंगे, नंबर 1 शेयर्स फरोख्त करेंगे, नंबर 2 आप अपनी प्रॉपर्टीज सेल करेंगे अगर कभी पीआईए को जरूरत पड़े। ये रूजवेल्ट होटल, ये स्क्राइब होटल फ्रांस का शांजेलिजे स्ट्रीट पे, ये दुनिया के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये पीआईए ने अपने प्रॉफिट से कमाई है ना भाई, गवर्नमेंट ने तो नहीं दी। गवर्नमेंट ने कभी 1 रुपया नहीं दिया, ये भी झूठ बोलते। जितना दिया कभी दिया तो उसको कर्जे में कन्वर्ट कर दिया। एफबीआर का है या सीए का है, सिविल एविएशन का है, या बैंकों का कर्जा है, अगर वो 600 अरब रुपया है या 800 अरब रुपया है, तो जो पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं वो तो 3000 अरब रुपए से ज्यादा ऊपर की हैं दुनिया के अंदर। रूजवेल्ट की क्या कीमत हो सकती? 1052 रूम्स है, स्क्राइब होटल 625 कमरे में, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, शांजेलिजे स्ट्रीट पे, क्या कीमत हो सकती है उसकी? आपने क्यों नहीं इनको किया? और मैंने एक मिनिस्टर को कहा कि इस वक्त कोई एक, उस वक्त ये पिछली गवर्नमेंट की बात है, तो मैंने जाकर कहा जी कि कोई एयरलाइन बंद हुई है, वो जहाज दे रही, तो ले लें हम। उसने कहा हमने पीआईए को बेचना है, चलाना नहीं है। ये गए चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, जब इन्होंने जाकर चीफ एग्जीक्यूटिव को कहा कि ये चीजें करने की जरूरत है, इस वक्त पीआईए पे बुरी कंडीशन है, उसने कहा हमने बेचनी है, चलानी नहीं, आप चलाने की बात कर रहे हैं। ये एक अपना पीआईए जो है ये नेशनल कैरियर है, आपका फ्लैग लेकर दुनिया में चलता है, आपको बहुत सारे लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। वो क्या कह रहा है रोज, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, वो कह रहा है मैं जो नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनको बंद कर दूंगा। तो फिर आप गिलगित भी बंद कर देंगे, आप गवादर भी बंद कर देंगे, आप चित्राल भी बंद कर देंगे। ये सिर्फ पीआईए चला रहा है, बाकी एयरलाइंस क्यों नहीं चला रही? क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन की जरूरत है, कोई और नहीं कर सकता, ये पीआईए कर सकती। आपने जो ऊपर बैठाए हुए हैं जो जनरल मैनेजर्स और पता नहीं 40 के करीब तो जीएम्स बैठाए, और ये इसका उसके बावजूद इसका जो इम्पैक्ट है, वेजेस का जो इम्पैक्ट है वो क्या है? सिर्फ 16%। बुरी से बुरी एयरलाइन जो है उसका भी 22% से ज्यादा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं जितनी भी, उसको हमने तमाम चीजें जो है इस वाइट पेपर के अंदर आज रख दी हैं, आपके सामने है, आपको दे दिया है। हम इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और इसको आम आदमी के लिए भी उर्दू में भी छापेंगे अगले हफ्ते में, और इसको पब्लिश करके इस पे सेमिनार्स करेंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी हम कर रहे हैं। अदालतों में गए हुए, मजीद अदालतों में भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो? बुनियादी तौर पर तो अदालत ने देखना है, एक प्रोसेस हुआ है, वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है। इसको पार्लियामेंट भी कर सकती है, जैसे मैंने कहा कि स्पेशल कमेटी बना दी जाए तो वो भी कर सकती है। पार्लियामेंट के पास तो हर वक्त इख्तियार है, और अदालत भी कर सकती है, वो दोनों कर सकती है। मेरा सवाल ये है कि गालबन ये दिसंबर में पीआईए की निगरानी होगी, तो इस वक्त तक पीपल्स पार्टी एज ए पार्टी न पार्लियामेंट में इसको इशू बनाकर उस पर वॉकआउट एहतजाज किया है, न रोडों पर निकले हैं। आप दिसंबर के बाद आप बोलते रहते हैं और आपकी बातें हमारे सामने हैं, मगर मैं एज ए पार्टी की क़यादत की बात कर रहा हूँ, एज ए पॉलिसी इसको क्यों नहीं लिया जा रहा? और दूसरी बात, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की तरफ गए इसको रिजेक्ट करवाने के लिए, और नहीं तो आपका जाने का इरादा है? देखिए, मैं कौन हूँ? मैं पीपल्स पार्टी हूँ, लेबर का इंचार्ज हूँ सारे पाकिस्तान का, सीईसी का मेंबर हूँ। पहली बात तो ये है कि ये पहला फर्ज मेरा बनता है। हमने इस पे कराची पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके फौरी बाद, बल्कि उससे पहले की, प्राइवेटाइजेशन से पहले की, सक्खर में की, लाहौर में की, यहाँ पे की, हर जगह पे की, अदालतों में भी गए हुए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर नफीसा शाह साहबा, शाजिया मरी ने, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं,
परवेज शाह खान ने, सब ने बात की। अब सवाल ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम था कि इसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आती, कि हम ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो इदारा बना है, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जाएगा ना, तो हम अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती या वोट देती, कोई आपने एक बयान मुझे बता देंगे कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने या किसी जिम्मेदार अहदेदार ने कहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन ठीक हुई है? पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं दिया। जी प्लीज सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जून में बजट आना है, तो बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। आपने कुछ कहा पीपल्स पार्टी है, तो क्या आप ऐलान करते हैं कि इस निजी को वापस लिया जाए? अगर आप वापस नहीं लेते तो जो बजट की मंजूरी के लिए वोट देना है वो पीपल्स पार्टी नहीं देगी। हम ना पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, जैसे आपको ब्रीफ किया आज पूरी आपके ज़रिए पूरे मुल्क को, पूरे यहाँ पे, चूँकि इस पर प्रोपेगेंडा इतना हुआ है, सैकड़ों प्रोग्राम्स एक एक प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर ने किए। ये कैसी बात है कि पहले इसको गंदा करो? आपने जो चीज़ बेचनी होती है उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी बदतरीफियाँ करते हैं? ये तो एक थंब रूल है कि इसको गंदा किया गया, इसको, इसके खिलाफ खुद मिनिस्टर्स बोल रहे थे PIA के खिलाफ। एक बात, दूसरी बात, हम इसके बाद पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ये यूनियन और जो PIA के वर्कर्स हैं वो भी और मैं भी, हम पार्लियामेंट की तमाम पार्टियां, इररिलेवेंट ऑफ डिवाइड, हम ये उनके सामने ये रखेंगे वाइट पेपर और उनसे कहेंगे कि ये अमल हुआ है इसमें, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सेंस प्रिवेल करेगी और वो इसके खिलाफ खड़े होंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान के दौर में गुलाम सरवर खान ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके पायलट्स को जो उनके लाइसेंस हैं उनको जाली करार दिया। असल कहानी तो वहाँ से शुरू होती है। PIA को ग्राउंड करने में PTI का बड़ा अहम किरदार था, PTI के मिनिस्टर का। तो उसके बाद क्या अब मौजूदा जो कोalition गवर्नमेंट है, क्या इसको इस मामले को कैश करने का मौका मिल गया है? नहीं, कैश करने का इशू नहीं है। मैंने कहा दो बुनियादी पॉलिसी, दो बुनियादी वजूहात हैं जिसने PIA तबाह की। एक ओपन स्काई पॉलिसी और एक वो जो आपने बात की मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट थी उसके बाद। तो उसके बाद तो देखिए ना, यूरोप अब जाकर खुला है, तब का बंद हुआ कितने साल हो गए? 5 साल बाद खुला है, और वो भी हमने रगड़े खा कर वहाँ पे पाकिस्तान की जो उस वक्त मिनिस्टर थी, स्टेट मिनिस्टर, और पता नहीं किस ने जाकर किस फोरम पे नहीं बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये वो गलतियाँ हैं जिन्होंने इसको तबाह किया है, और बाकी जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने जो फैसले किए, ऐसे फैसले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे इसको पढ़कर कि क्या क्या फैसले किए। थैंक यू जी। एक बात, इसमें बहुत सारे दोस्तों ने हमारे साथ मदद की है, इसको मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।